Hello everyone. Let's continue our chapter number 12, that is friction. In previous class we have studied about what is friction and how friction is caused. So let's continue with the topic how friction is caused. As we have already studied, all objects, however smooth they appear, when viewed microscopically have millions of minute irregularities on their surfaces. The irregularity or roughness of the surface of an object depends on the nature of its material. Means बेटा कोई भी चीज दिखने में आपको कितनी भी स्मूथ लग रही है, बट जब हम उसे माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे तो उसके अंदर कोई ना कोई इरेगुलरिटी या रफनेस जरूर होती है. किसी भी सरफेस की इरेगुलरिटी और रफनेस जो होती है वो उसके नेचर को डिसाइड करती है. अगर इरेगुलरिटी और रफनेस जो होगी वो कम होगी तो हमारा सरफेस जो होगा वो स्मूथ होगा, उसका नेचर स्मूथ होगा. अगर इरेगुलरिटी और रफनेस ज्यादा होगी तो हमारा जो नेचर होगा मटेरियल का वो रफ होगा. सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन अ सरफेस, इट्स वेट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट एंड सम ऑफ द इरेगुलरिटीज गेट इंटरलॉक्ड. जब भी हम किसी भी चीज को एक दूसरे सरफेस के ऊपर रखते हैं तो सरफेस की इरेगुलरिटीज जो होती है वो उस ऑब्जेक्ट की इरेगुलरिटीज के साथ इंटरलॉक हो जाती है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करता है और उस प्रेशर की वजह से जो इंटरलॉकिंग होती है वो हो जाती है. इन ऑर्डर टू मेक द ऑब्जेक्ट मूव, इनफ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ओपन द इंटरलॉकिंग. अब अगर हमें उस ऑब्जेक्ट को सरफेस पे से हटाना है तो हमें उसको हटाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, अपनी तरफ से उसे पुश करना पड़ेगा या फिर पुल करना पड़ेगा. और वो फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो इतनी होनी चाहिए कि उस मटेरियल का सरफेस के साथ जो इंटरलॉकिंग है उसको खोल सके, जिसकी वजह से वो जो ऑब्जेक्ट है वो वहां से मूव हो सके. सो the more be the irregularities, the more interlocking is there, hence the greater is the friction. जितनी ज्यादा irregularities होगी या जितना ज्यादा हमारा जो सरफेस होगा वो रफ होगा, उतनी ज्यादा irregularities होगी और फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा. सो ये जो डायग्राम है ये हमने लास्ट क्लास में भी ऑब्जर्व किया था बच्चे, जिसमें कि हमने देखा था कि when a box is placed over a surface, the irregularities of the surface and the box get interlocked with each other, which causes friction. So this is how friction is caused. In general, it can be said that friction is caused due to roughness of the two surfaces in contact. Means कोई भी दो रफ सरफेसेस जो एक दूसरे के कांटेक्ट में है उनकी रफनेस की वजह से क्या कॉज होता है, फ्रिक्शन. इवन द स्मूथेस्ट लुकिंग सब्सटेंस टू हैव इरेगुलरिटीज ऑन देयर सरफेसेस. जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कोई भी सरफेस देखने में कितना ही स्मूथ क्यों ना हो, बट जब हम उसे माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे तो उसके अंदर हमें इरेगुलरिटी जरूर दिखेंगी. ग्लास इज कंसिडर्ड टू बी हैविंग वन ऑफ द मोस्ट स्मूथ एंड इवन सरफेस, but sometimes a drop of water on the side of the glass tumbler sticks due to the friction between the glass of the tumbler and water. Means कहने को जो कांच होता है बेटा, ग्लास जो होता है वो अभी तक का सबसे ज्यादा स्मूथ और इवन सरफेस माना जाता है. लेकिन हम लोग देखते हैं कि हम कोई भी लिक्विड, वाटर या कोई एनी सॉफ्ट ड्रिंक जब भी हम ग्लास टम्बलर में डालते हैं तो उसकी कोई ना कोई ड्रॉप जो होती है वो ग्लास टम्बलर की इनर वॉल से क्या हो जाती है, चिपक जाती है. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो ड्रॉप के सरफेस की इरेगुलरिटीज थी वो ग्लास के सरफेस के साथ क्या हो गई, इंटरलॉक हो गई, जिसकी वजह से क्या कॉज हुआ, फ्रिक्शन. एंड दिस फ्रिक्शन प्रिवेंट्स द ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम फॉलिंग डाउन. राइट. सो एक बात यहाँ पे क्लियर होगी कि कोई भी चीज कितनी भी स्मूथ क्यों ना हो उसमें कोई ना कोई इरेगुलरिटी जरूर होती है. अर्लियर द साइंटिस्ट बिलीव दैट द रफनेस ऑफ द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट इज ओनली द कॉज ऑफ फ्रिक्शन. पहले के टाइम में साइंटिस्ट ये मानते थे कि जो
सरफेस की रफनेस होती है, सिर्फ एक वही रीजन है फ्रिक्शन का। लेकिन आजकल की लेटेस्ट रिसर्च से ये पता चला है द मेन कॉज ऑफ द फ्रिक्शन इज द मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है बेटा? कोई भी मैटर, उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। और उनके बीच में जो फोर्स होता है जिसकी वजह से वो सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास रहते हैं, उस फोर्स को बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जो सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर टाइटली पैक्ड, लिक्विड के स्लाइटली लूज एंड गैसेस के आर वेरी लूज। इसका मतलब जो सॉलिड्स के मॉलिक्यूल हैं उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। लिक्विड्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्लाइटली वीकर देन सॉलिड्स, बट गैसेस के केस में दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वेरी वीक, जिसकी वजह से अब क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। सो आई होप यू आर हियर क्लियर विद द molecular force of attraction. Molecules of different types have different amounts of attraction for each other. हर तरीके के मॉलिक्यूल्स के पास अलग अलग अमाउंट का क्या होता है? अट्रैक्शन होता है दूसरे मॉलिक्यूल्स के लिए। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स इट्स कॉल्ड एडहेशन। ये जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के पास अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? एडहेशन। Thus, according to Ron Curtis, adhesion is the essence of friction. Means ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसकी वजह से भी क्या कॉज होता है? फ्रिक्शन कॉज होता है। मीन्स कोई भी सरफेस दूसरे सरफेस के मॉलिक्यूल्स को कितने फोर्स से क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो लेटेस्ट रिसर्चेस के अकॉर्डिंग जो अडहेशन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन ऑफ friction. Some materials like glue and Fevicol have strong attraction for many substances. आपने देखा होगा, आपको कोई भी चीज दूसरी चीज से जब पेस्ट करनी होती है तो आप ग्लू या फेविकॉल का यूज करते हो। तो इसका मतलब ग्लू और फेविकॉल के मॉलिक्यूल्स में दूसरी चीजों के लिए बहुत ज्यादा क्या है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दैट इज वाई दे आर गुड एडहेसिव्स। अब क्योंकि उनका एडहेशन स्ट्रॉन्ग है, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? गुड एडहेसिव। आप देखना उसकी जो पैकिंग होती है उसके ऊपर लिखा भी होता है। दे ऑफर लार्ज फ्रिक्शन टू ओवरकम लार्ज फोर्सेस हैव टू बी अप्लाइड। अब वो जो ग्लूज और फेविकॉल्स होती है वो इतना फ्रिक्शन देती हैं कि कोई भी चीज जो हम उनकी हेल्प से पेस्ट करते हैं वो आसानी से उस पे से हट नहीं पाती। Here are two knowledge axes. The roughness of surfaces is often referred to as sandpaper effect. किसी भी सरफेस की रफनेस को हम सैंडपेपर इफेक्ट भी बोलते हैं। The microscopic projections or irregularities on object surface are called asperities. Means कोई भी सरफेस के ऊपर जब हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से इरेगुलरिटी को देखते हैं या रफनेस को देखते हैं उनको हम एस्पेरिटीज भी बोलते हैं, राइट? आफ्टर दिस I want you all to know about types of friction. Basically, there are three types of friction: static friction, sliding friction, and rolling friction. First, we will study about static friction. The friction between two solid objects that are not moving relatively each other is called static friction. Simple सी बात है बेटा, कोई भी एक ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में कोई भी मूवमेंट नहीं है, दे आर एट द रेस्ट पोजीशन। उन दोनों के बीच में जो उस टाइम पे जो भी फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वो फ्रिक्शन आपका क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग और स्लाइडिंग फ्रॉम रेस्ट पोजीशन इज मेजर स्टैटिक फ्रिक्शन। अब आपको उसे वहां से हिलाने के लिए एक फोर्स लगाना पड़ेगा, जो कि हमने इनिशियली फर्स्ट क्लास में बात करी थी। जब तक हमारा फोर्स उस फ्रिक्शन से ज्यादा नहीं होगा तब तक वो चीज वहां से नहीं हटेगी। तो जैसे ही हमने वो फोर्स वहां से लगाया और वो चीज वहां से हट गई, इसका मतलब हमारे थ्रू लगाया हुआ जो फोर्स है वो उससे हम किस चीज को मेजर कर सकते हैं?
उस मटेरियल और उस सरफेस के बीच के फ्रिक्शन को। स्टैटिक फ्रिक्शन कैन स्टॉप एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन अ स्लोप सरफेस। स्टैटिक फ्रिक्शन किसी भी चीज को जो कि स्लाइड कर रही है एक स्लोपिंग सरफेस से, मींस ढलान वाले सरफेस से, उसको वहां से चलते हुए क्या कर सकता है, रोक सकता है। सेकेंड टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज दैट काइंड ऑफ अ फ्रिक्शन दैट हैपेंस व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स ओवर अनदर। कोई भी बॉडी जो किसी भी सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रही है उसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम ये आइस स्केटिंग करते हैं तो हम जब आइस के ऊपर स्लाइड करते हैं तो उस टाइम जो आइस और हमारे स्केट्स के बीच में जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होता है वो हमारा कौन सा होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू मूविंग और स्लाइडिंग एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर हम चाहते हैं कि कोई भी चीज कंटिन्यूसली मूव करती रहे, स्लाइड करती रहे, तो दूसरी भाषा में उसको भी हम क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। Two objects touching each other that slide past one other cause sliding friction. कोई भी दो चीजें जो एक दूसरे के कांटेक्ट में एक दूसरे के साथ स्लाइड कर रही हैं उनके बीच में क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। After this there is last and third type of friction, that is rolling friction. Rolling friction simply is the force of friction which comes into play when a body is rolled over another body. रोलिंग फ्रिक्शन बच्चे वो फ्रिक्शन होता है जो तब एक्ट करता है जब एक बॉडी किसी बॉडी के ऊपर रोल कर रही होती है। जैसे कि एज यू कैन सी इन दिस इमेज, अ बॉल रोल्स ओवर ऑन अ सरफेस। सो अब रोलिंग के टाइम पे सरफेस और बॉल के बीच में जो फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है वो आपका कौन सा फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन, राइट। सो एट लास्ट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस, स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर बेटा कोई भी मोशन नहीं होता, सिंपली एक ऑब्जेक्ट दूसरे सरफेस के ऊपर रखा है, दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन के अंदर आप इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो, ये ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रहा है, दोनों के बीच में जो स्लाइडिंग के टाइम पे फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वो आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। नेक्स्ट इज रोलिंग फ्रिक्शन। जब कोई बॉडी किसी सरफेस के ऊपर रोल करती है, रोलिंग के टाइम पे जो उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होता है वो आपका होता है रोलिंग फ्रिक्शन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।